यह कहानी मैंने 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में कभी लिखी थी। परंपरागत सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं में हो रहे परिवर्तन उन दिनों अपने चरम पर थे। एक बेहद तीव्र ट्रांजिशन का दौर था वो। उन्हीं दिनों कभी गीता, जो मेरी पत्नी है, उसकी माता जी ने गुजरे जमाने की मानसिकता से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए एक कहावत का जिक्र किया था। हमर लग बची रूणचें, ठांगड़ तो कतुके मिल जाल। मेरी बेल बची रहे, वो सूखे हुए झाड़ जिन पर बेल फैलती है वो तो मिल ही जाते हैं। इस रूपक का निहितार्थ था कि घर का बेटा बचा रहना चाहिए, खुदा न खास्ता उसकी पत्नी अगर मर भी गई तो दूसरी मिल जाएगी। तत्कालीन समाज की सोच पर बेशक एक तिलमिला देने वाली पर बेबाक टिप्पणी थी है। इस कहानी का अंकुरण इसी कहावत से हुआ था। सुना रहा हूं इसे। इसका शीर्षक है, सही अंदाजा है आपका, लगुली टमाटर। अपनी छींटदार झगुली के अगले हिस्से को आंचल की तरह उठाए हुए 9-10 वर्ष की छोटी सी ननुली बेली पूजा वाले दिन बहुत सहमते हुए हमारे आंगन में आती और पटाल वाले आंगन को चुपचाप पार कर मुख्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वह आश्वस्त सी होकर अपनी झगुली की सलवटों में समेटे बैसिंग के सफेद फूल और चावल के दाने दरवाजे की ड्योड़ी पर बिखेर कर लगभग बुदबुदाते हुए कहती, फूल देई छम्मा देई दैन द्वार भर भकार। ओ क्षमाशील ड्योड़ी, तू खूब फले फूले, तेरे भंडार भरे रहे। ड्योड़ी में फूल बिखेरने के प्रयास में थोड़ा झुकते ही उसके रूखे उलझे हुए बाल माथे पर छितरा जाते। इस मुद्रा में उसके हाथ से गिरते हुए बैसिंग के सफेद फूलों को देखकर मुझे 19वीं सदी के किसी यूरोपियन चित्रकार द्वारा बनाई हुई एक पेंटिंग याद आ जाती थी। शायद वर्गो नाम था उसका। इस चित्र में एक बालिका अपने शरीर का भार एक हंसिए पर डाले हुए एक बड़े कैसल नुमा मकान के सामने थोड़ा झुककर खड़ी है और उसके दाहिने हाथ में पकड़ी गेहूं की बालियां फिसल कर नीचे गिर रही हैं। पृष्ठभूमि पर बने कैसल की भव्यता के सामने चित्र की बालिका की बेचारगी और त्रास का विरोधाभास बहुत उभर कर सामने आया था। बचपन में इस चित्र की बालिका से न जाने क्यों बहुत ही सहानुभूति थी मुझे, और ननुली का चेहरा उसकी समस्त बेचारगी के साथ मुझे उस पेंटिंग वाली लड़की के बहुत नजदीक लगता था। एसी की गड़गड़ाहट के साथ घूमता भटकता हुआ मेरा मन बिजली के अचानक चले जाने के कारण पैदा हुए उमस भरे सन्नाटे के एहसास से गांव की दहलीज को छोड़कर पुनः वर्तमान में लौट आता है। सुबह की डाक से आई पिताजी की चिट्ठी को मैं पुनः पढ़ता हूँ। छोटे छोटे अक्षरों से भरे पूरे अंतर्देशीय पत्र के कोने में एक निहायत मामूली सी खबर देने वाले अंदाज में लिखा है उन्होंने, इस साल चौमास में ननुली भी गाड़ में डूब के मर गई। टेरेस की ओर खुलने वाले दरवाजे के पर्दे को हटाते हुए मैं मन ही मन बुदबुदाता हूँ, आखिर मर ही गई ननुली, बड़ी देर में सब कुछ भोग कर मरी बेचारी। उसके लिए न जाने कब से समेटी सहेजी सहानुभूति अनायास ही कभी उसकी मृत्यु की कामना के रूप में अभिव्यक्त होगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। पर ननुली तो शायद मरने के लिए ही पैदा हुई थी। पहाड़ी ढलान पर बसे हमारे गांव की तलहटी पर बहने वाली गाड़ के किनारे हमारे सेरे वाली जमीन के कोने में अलग थलग सा मकान था ननुली का। आमा यानी कि मेरी दादी बताया करती थी कि मेरे बड़बाजू उसके पुरबुबु को मलदेश, जो कि हिमालय का दूरस्थ अंचल है, से लाए थे इस जमीन को कमाने के लिए। वक्त के साथ साथ कमजोर पड़ चुके उसके पूर्वजों के खुरदरे हाथों से फिसलते हुए हमारे हल की मूठ चौथी पुश्त में अब ननुली के बाजू के हाथों में थी। बरसात के साथ ही शुरू होने वाली बुआई के लिए जब ननुली के बाजू आमा से गौत भट्ट के बीज मांगने हमारे घर आते तो 5-6 वर्ष की ननुली एक मैली सी झोली पहने अक्सर उनके साथ होती थी। आमा उसे रात की बची बासी रोटियों के ऊपर फफूंद लगे आम के पुराने मीठे अचार की फांकें रखकर खाने के लिए देती, जिसे वह गरन्नी के पास बैठकर बड़े चाव से खाया करती थी। मेरी आमा अक्सर कहा करती थी कि ननुली के बाजू साफ नीयत के आदमी नहीं है। हर साल फसल खराब होने का या फिर कुछ और बहाना बनाकर हमारा हिस्सा कम कर देते हैं।
पूजा के कमरे में वो अपनी जप करने वाली चौकी पर बैठकर बताया करती थी कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसी बेईमानी बदनीयती नहीं थी। ननुली का बुबू उस समय सारी फसल काट कर पहले हमारे आंगन में लाता था, उसके बाद मान चूट कर सामने हिस्सा लगाता था। वो अक्सर कहती थी, इस सरकार के राज में तो इनसे कुछ कहना ही नहीं हुआ, बस जो ये दे जाता है सूनसान रख लिया। आंचल से ढकी हुई जबकि माला को घुमाते हुए वो कभी कभी अतीत में खो जाती। एक साल तेरे बड़बाजू ने ननुली के बुबू की नाक में अपने पैरों का जूता मार दिया था। 3 गट्ठे घात रात को ही उपाड़ कर अपने घर में रख लिए थे उसने। तड़ तड़ खून बहने लगा था उसकी नाक से। उसके बाद फिर जन्म भर बेईमानी नहीं कर सका था वो। आज कर सकता है कोई ऐसा? मुझे याद है ननुली को दी जाने वाली रोटियों के ऊपर फफूंद लगे अचार के टुकड़ों का ढेर तब मुझे बड़बाजू के जूतों की शक्ल से मिलता जुलता लगता था। समय बीतने के साथ साथ हमारे घर के बहुत से काम स्वतः ही ननुली के जिम्मे आ गए। सुबह गोट से गायों को जंगल हाँकने के बाद आंगन में बैठकर घट पीसने के लिए गेहूं साफ करने या फिर कमरों के कच्चे फर्श को गोबर मिट्टी से लीपते हुए उसे मैंने धीरे धीरे बढ़ते देखा था। मैं चाहता था कि वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले। उसके पिता से मैंने इस विषय में एक आध बार कहा भी था, पर उनके लिए उसे पढ़ाना बेकार में पैसे फूंकने वाली बात थी, उपराड़ी जमीन में धान बोने जैसी। अपने घर में भी मैंने कोशिश की थी कि ननुली को थोड़ा बहुत पढ़ाने का सिलसिला बन सके, ताकि प्राइवेट इम्तिहान देकर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करने के बाद वह बीटीसी या ग्राम सेविका की ट्रेनिंग ले सके। पर मेरी आमा ने शीघ्र ही दो टूक फैसला सुना दिया। इन लोगों को ज्यादा मूक लगाना ठीक नहीं है। वैसे ही सरकार ने हर जगह सीट रिजर्व करके इनका दिमाग खराब कर दिया है। कहीं इनकी लड़कियां भी पढ़ लिख गई तो कल हमें गोट साफ करने और घट पिसाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। खैर, मेरी ईमानदार इच्छाओं के बावजूद ननुली पढ़ नहीं सकी। कैसे पढ़ती बेचारी? और अगर किसी तरह पढ़ लिख भी लेती तो हमारे गांव से 10-12 मील के दायरे में तो शादी भी नहीं हो पाती उसकी। कहां से लाता उसका बाजू पढ़ा लिखा लड़का? चैत के महीने में हमारे घर के पास ही बहने वाले गधेरे से मिले रौखड़ में जंगली टमाटर के छोटे छोटे सैकड़ों पौधे हर साल अपने आप उगाया करते थे। टमाटर की लंबी बेलें आसपास उगाए बदसूरत कटीले झाड़ों के ऊपर फैल जाया करती थी। गुच्छों में सैकड़ों की संख्या में लगने वाले निहायत खट्टे लगुली टमाटर बहुत प्रिय थे ननुली को। आमा से बेवजह डांट खाने के बाद घर लौटते वक्त रौखड़ के पास रुककर जब वह लाल लगुली टमाटरों को तोड़कर अपनी छीलदार झगुली के आंचल में डालती तो मुझे लगता था जैसे अपनी जिंदगी के फीकेपन को वह टमाटरों की लाली से भरने की कोशिश कर रही है। सहमी सिकुड़ी चुपचाप सी उदास ननुली हमारे गोट का गोबर निकालते, गायों को जंगल चुगाने के लिए खोलते और अपनी बेस्वाद सी जिंदगी के संभवतः मधुरतम क्षणों में लगुली टमाटर के लाल लाल दानों को बीनते हुए पता नहीं कब 17-18 बरस की हो गई। बीटेक की फाइनल परीक्षा के बाद मैं उन दिनों कैंपस इंटरव्यू के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। पिछले 2-3 वर्षों में लगातार हुए चुनावों और तेजी से बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरण गांव के माहौल को तब तक बहुत हद तक प्रभावित कर चुके थे। गाड़पार बसे ननुली की बिरादरी वालों के गांव में पनुआ लॉर ने डॉक्टर अंबेडकर की एक भौंडी सी मूर्ति बनाकर उसे भूमिया की धार के पास एक ऊंचे से पत्थर पर सरिया सीमेंट की मदद से टिका दिया था। चैत्र और कार्तिक की नवरात्रियों में ब्यान धूरे की चोटी पर स्थित देवी मंदिर को जाने वाले हमारे और आसपास के अन्य गांवों के लोग तेज नीले रंग से रंगी इस मूर्ति के सामने से गुजरते हुए नाक भौं से घोड़ा करते थे। तीव्रता से हो रहे इन अप्रत्याशित बदलावों से सशंकित पिताजी उन दिनों अक्सर ननुली के बाबू को वक्त बेवक्त घर बुलाकर डांटा फटकारा करते थे, शायद यह देखने के लिए कि कहीं बदलती हुई हवा ने उस परिवार पर उनकी पुश्तैनी पकड़ को ढीला तो नहीं कर दिया है। गांव के इस बदलते घटनाक्रम से मैं प्राय उदासीन ही रहता था। यूं भी उन दिनों ज्यादा चिंता अपने कैरियर और भविष्य के सपनों की थी। पिताजी फिर भी मुझे आने वाले खराब समय के प्रति आगाह करते रहते थे। ग्राम सभा के चुनावों के लिए हुए गांव के नए परिसीमन से, जिसके कारण ननुली की बिरादरी का गाड़ पार वाला गांव भी हमारी ग्राम सभा में आ गया था, वह भी गांव के अन्य लोगों की तरह खासे परेशान थे। वोटों का गणित बता रहा था कि नए परिसीमन के चलते
हमारे गांव से सभापति का चुना जाना मुश्किल है। और फिर शहर के कुछ राजनीतिबाज किस्म के लोगों ने, जिनका कि इस बीच गांव में आना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, गाड़पार के बिर्राम को सभापति पद के लिए खड़ा किया था। प्रदेश स्तर पर नई सरकार के गठन के पश्चात गाड़पार के गांव और बिर्राम के समर्थकों में खासा जोश था। शाम के वक्त हमारे घर की बैठक में जुटी जमघट में अक्सर नई सरकार के बनने और उसके बाद हुए कुछ अनचाहे बदलावों की चर्चा कड़वे स्वरों में चला करती थी। इन्हीं सब घटनाओं को देखते सुनते मेरी नियुक्ति कुछ माह बाद ही ट्रेनी इंजीनियर के रूप में दिल्ली स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। उसी दिन शाम को पिताजी ने बताया कि वे ननूली के बाबू से जल्दी ही सिरे वाली जमीन छुड़ाने वाले हैं। फुलकोड़ी के मथुरदा ने, जो कि रिटायर्ड तहसीलदार थे, पिताजी को आगाह किया था कि ननूली का बाजू कभी भी पटवारी और अमीन से मिलकर इन खेतों पर अपना मौरूसी हक जता सकता है, क्योंकि पिछले 90 सालों से सारी के सारे खेत उसी का परिवार जोत कमा रहा है। और फिर जब पटवारी और अमीन भी उसी बिरादरी के हों तो खतरा भी बड़ा था। मथुरदा ने ही कलकत्ता में कार्यरत अपने बड़े दामाद के द्वारा पिताजी की बात हाइब्रिड सीड बनाने वाली किसी कंपनी से कराने का जुगाड़ बिठाया था। यह कंपनी लगभग 20-25 हजार रुपए सालाना किराए में शेरी की सारी जमीन लेने के लिए शायद तैयार हो गई थी। दिल्ली पहुंचने के बाद पिताजी के पत्रों से ज्ञात हुआ था कि ननूली के बाबू से उन्होंने उसी साल फसल के बाद जमीन छुड़वा ली थी। अच्छा खासा हंगामा हुआ था उसमें। गाड़पार के गांव के विरोध और पटवारी पेशकार के दबाव के कारण पिताजी को लगभग आधी नाली जमीन का वह टुकड़ा जिसमें उसका कच्चा मकान था उसके नाम कराना पड़ा था। ननूली का बाबू अब पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली किसी एनजीओ, जिसने हाल ही में गांव में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, की नर्सरी में माली हो गया था। ननूली को भी उसी एनजीओ के दफ्तर में झाड़ू बुहारी करने की नौकरी मिल गई थी। पिताजी ने लिखा था कि वे लोग अब हमारे यहाँ काम करने नहीं आते। ननूली के बाबू ने तो अब नमस्ते करना भी बंद कर दिया था। और फिर आने वाले समय में बहुत तेजी से वह सब कुछ हो गया जिसका घटना किसी भी बिन ब्याही गरीब लड़की के लिए एक हादसा होता है। जीन्स टी शर्ट पहन पीठ पर रुकसैक लटकाकर पहाड़ का पर्यावरण सुधारने आए उस एनजीओ के किसी टीम लीडर ने ननूली को शादी के सब्ज बाग दिखाकर चुपचाप अपने साथ शहर चलने के लिए राजी कर लिया। और फिर जब लगभग 3 महीने के बाद वह वापस आई तो उस टीम लीडर का कहीं पता नहीं था। पिताजी और हमारे गांव के लिए यह सब ननूली के बाबू जैसे लोगों के ओछे और बड़बोलेपन का नतीजा था। और सभापति समेत गाड़पार के गांव वालों ने इसे सवर्णों द्वारा दलित पर किए जा रहे अत्याचारों के अंतहीन सिलसिले की एक और कड़ी बताया। खैर, असमय ही झुर्रियों से भरे चेहरे और पर्यावरण बचाने वाले एनजीओ के लिए लगातार गमले भरने की कसरत से दोहरी हुई कमर वाले ननूली के बाबू ने कुछ समय बाद उसका विवाह 3-4 गांव दूर खाते पीते परिवार में एक विदुर से कर दिया। शादी के वक्त लड़का कहे जाने वाला वह 2 लड़कियों का बाप लीसे का ठेकेदार था और खाली समय में शहर से देशी शराब की थैलियां खरीदकर दुगने तिगुने दामों में आसपास के गांवों में बेचा करता था। शादी के 1-2 साल बाद, जैसा कि आमतौर पर होता है, उसने ननूली को शराब पीकर गलियाना और मारना पीटना शुरू कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी बूढ़ी सास के बार बार कहने के बावजूद भी लीसे के उस ठेकेदार को उसका वंशज नहीं दे सकी थी। कुछ एक सालों बाद हर रोज शराबी पति से पिटना और सास की जली कटी सुनना जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक दिन उसने चूहे मारने की दवा खा ली। आधे घंटे के बाद हुई 1-2 तेज उल्टियों ने उसकी अतड़ियों को खींच भले ही दिया हो, पर इतना वह जान चुकी थी कि मांगने से कभी कभी मौत भी नहीं मिलती। दूसरे दिन उसकी सास ने उसे यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि मेरा अपना लगुला बचा रहे, उसे ठंगरों की कमी थोड़ी ही है। जा कुलिच्छणी, तुझे मरना ही है तो अपने मैत में जाके मर। और इस तरह वो पिछले माघ में ही हमारे सारी के खेत के किनारे बने अपने बाप के 2 कमरों के कच्चे मकान में वापस आ गई। इन खेतों में जहां हाइब्रिड सीड बनाने वाली कंपनी का फार्म था, पॉलीहाउस के अंदर उगाए गए पेंजी, फ्रेंच मैरीगोल्ड और कार्नेशन के पौधों की निराई गुड़ाई करने वाले बिहार और हरियाणा के लंब तड़ंग जवान मजदूर गाड़ में किसी पत्थर की ओट में छुपकर नहाती ननूली को ललचाई नजरों से घूरा करते थे। उसका बाप गांजे की चिलम पीकर उनको कोसता रहता था।
गाड़पार के गांव का सभापति तब तक बीडीसी का सदस्य बन चुका था और ब्लॉक प्रमुख के पद का प्रबल दावेदार था। उसे गांव में बनने वाले स्कूल, पानी की टंकी और खड़ंजों का ठेका लेने था और इंदिरा आवास और जवाहर योजना के लिए आवंटित धन का आहरण करना था। ननुली जैसे स्थानीय स्तर के और वह भी पुराने पड़ चुके किस्से के चक्कर में पड़ने की फुर्सत नहीं थी उसे। ननुली के जीवन की यहाँ तक की कहानी मुझे पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में गांव जाने पर पता चली थी। उससे पूरी सहानुभूति थी मुझे, यह जानते हुए भी कि उसे शहर में कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग दिलाकर मैं अपनी ही फैक्ट्री की किसी एंसिलरी यूनिट में जॉब वर्क दिलवा सकता हूँ। मेरी हिम्मत उसे अपने साथ ले जाने की नहीं हुई, इस भय से कि कोई मुझे गलत न समझे। मैंने इस विचार की चर्चा भी शायद किसी से नहीं की थी। मैं शायद उसी दिन स्वीकार कर चुका था कि अपनी ही तरह के सैकड़ों अन्य लड़कों की तरह जिंदगी से तंग आकर ननुली भी किसी दिन चुपचाप मर जाएगी। उसकी मौत की सूचना देने वाला पत्र अब भी मेरे हाथ में है। टेरेस की रेलिंग्स पर शरीर का बोझ डाले मैं क्षितिज में डूबते सूरज को देख रहा हूँ। शाम के धुंधलाए आसमान की पृष्ठभूमि में उड़ते हुए पक्षियों की झुंड, जिसमें कि संभवतः किसी ताजे मरे हुए जानवर का मांस नोच कर तृप्त हुए गिद्ध भी शामिल होंगे, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। मेरे और इस सुंदर दृश्य के मध्य टेरेस के आगे फैला बड़ा सा लॉन है, जिसके किनारे पर बनी लंबी सी क्यारी में लाल लाल फलों से लदी हाइब्रिड टमाटर की बेल नींबू के एक सूखे कटीले झाड़ पर फैल रही है। मुझे अनायास ही लाल लगुली टमाटरों को तोड़कर अपनी जगुली में भरने वाली ननुली की बचपन की शक्ल याद आ जाती है। उसकी सूखी कटीली झाड़ से जिंदगी पर भी तो हर बेल मौका देखकर फैलना चाहती थी। शाम के धुंधलके में मुझे टमाटर की बेल के फैले हुए हरे पत्तों और लाल लाल फलों पर बहुत से चेहरों के अक्स एक साथ उभरते दिखते हैं। मैं गौर से देखता हूँ, ये चेहरे मेरी दादी और पिताजी, गाड़पार के गांव के सभापति, प्रदेश की सरकार और स्वयं मेरी शक्ल से बहुत मिलते जुलते हैं। तभी गली का एक आवारा खासदार कुत्ता टांग उठाकर टमाटर के पेड़ की जड़ में पेशाब करने लगता है। उससे पर्याप्त दूरी के बावजूद मैं उसके झागदार पेशाब की कसैली गंध को तीव्रता से महसूस करता हूँ। शायद आने वाली सुबह तक टमाटर का वह पेड़ मुरझाने लगेगा।